गांव रामपुर में गरीबी के अंधेरे में जीने वाला राजू नाम का एक लड़का था। उसकी माँ मंगली खेतों में काम करती रहती। उसके पिता एक हादसे में चल बसे थे। झोपड़ी के अंदर अक्सर चूल्हा ठंडा ही रहता था। राजू का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, लेकिन गरीबी की बेड़ियां उसे हर दिन और कसती जा रही थीं। राजू की माँ खेत में काम कर रही थी। माथे से पसीना पोंछते हुए उसने राजू को देखा। बेटा, फिर स्कूल से भागकर इधर काहे आ गए? माँ, मास्टर जी ने फीस भरने को कहा है, बिना पैसे के स्कूल से निकाल देंगे। माँ ने दुखी होकर उसकी किताबों की ओर देखा। बेटा, तेरी माँ गरीब है, कहाँ से पैसे लाएगी? राजू ने चुपचाप अपनी माँ की सूजी हुई हथेलियों की ओर देखा। वह जानता था कि माँ उसकी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। गांव में रघु ठाकुर नाम का एक जमींदार था। वह गरीबों का शोषण करता, उन पर ब्याज चढ़ाता और बदले में उनकी जमीन हड़प लेता। गांव के कई लोग उसके डर से उसकी गुलामी करने को मजबूर थे। राजू की माँ पर भी उसका कर्ज था जिसे वह चुका नहीं पा रही थी। एक शाम रघु ठाकुर अपने आदमियों के साथ उनके घर आया। ए मंगली, बहुत दिन से पैसा नहीं चुकाया, अब खेत मेरे नाम लिख दे। मालिक, थोड़ा और समय दे दीजिए, मेरा बेटा कुछ कमाएगा तो कर्ज चुका देंगे। तुम्हारा बेटा वो तो पढ़ाई का नाटक कर रहा है। लो भाई, गरीब का बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा। हा 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 हा। रघु ठाकुर हंसा और राजू को घूर कर देखा। कान खोल के सुन ले मंगली, चुपचाप इसे मेरे खेत में मजदूरी करने भेज दे, यही तेरे और तेरे बेटे के लिए ठीक रहेगा। राजू की आंखें गुस्से से भर गई। उसने फैसला कर लिया कि अब वह और अत्याचार सहन नहीं करेगा। राजू शहर जाने की सोच रहा था, लेकिन उसकी मां को छोड़कर जाना आसान नहीं था। अगले दिन वह गांव के एक ईंट भट्टे पर पहुंचा। मालिक, हमें कुछ काम दे दो मालिक। इतने छोटे हो, काम क्यों करना चाहते हो? मालिक, मेरे घर में मैं और मेरी माँ रहते हैं और पिताजी तो जब मैं छोटा था तभी गुजर गए थे। अच्छा, ये बात है, पर तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? मैं अभी 15 साल का हूँ। मालिक हंसा और एक ईंट उसके हाथ में रख दी। देखो, ये काम आसान नहीं है। अगर एक दिन में 100 ईंटें उठा सकोगे तो ही पैसे मिलेंगे। सोच लो। जी मालिक, मुझे मंजूर है। राजू ने सिर हिलाया, काम में जुट गया। पूरा दिन जलती धूप में काम करने के बाद भी उसे केवल 5 रुपए मिले। रात में जब माँ ने उसे देखा तो उसकी हथेलियां छिल गई थीं। बेटा, ये सब करने की जरूरत नहीं। माँ, मैं मेहनत करूँगा और बड़ा आदमी बनूंगा, बस तुम हिम्मत मत हारना। हर दिन मजदूरी करके वह पैसे जुटाता और किताबें खरीदता। राजू की मेहनत देखकर गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे। कुछ लोग उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन रघु ठाकुर को यह पसंद नहीं आया। ये राजू, ये नाम अब मुझे सुनना भी पसंद नहीं। एक गरीब मजदूर होकर भी आँख में आँख डालकर बात करता है साला। मालिक, वो तो बस भट्टे में ईंटें ढोने वाला एक गरीब मजदूर है, भला उससे आपको क्या डर है मालिक? अबे गधे, यही तो बात है। अभी वो सिर्फ एक मजदूर है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और देखने की हिम्मत है। अगर गरीब अपने हालात में समझौता कर लें तो वो कभी नहीं खतरा बनता, लेकिन अगर उसने सपने देखने शुरू कर दिए तो कल हमें ही ललकारेगा। तो फिर आगे क्या करना है मालिक, आप ही कुछ बताइए। उसे भट्टे में काम करने दो, हड्डियां गलाने दो, लेकिन उसके सपनों को वहीं कुचल दो। सुना है वो अपने काम के बाद अकेले बैठकर कुछ किताबें पढ़ता है। हाँ मालिक, रात को खाना खाने के बाद वो कोने में बैठकर कुछ पुरानी किताबें देखता है, शायद पढ़ना सीख रहा होगा। तो उन किताबों को जला दो। मजदूर अगर पढ़ना लिखना सीख गया तो मालिक बनना भी सीख जाएगा। हमें उसे अभी ही अंधेरे में रखना होगा। मालिक, अगर उसने सवाल किया तो? गरीब के सवाल का जवाब हमेशा लाठी होती है। जाओ और इस रात ही उसके सपने को राख बना दो। जाओ।
भोला और रमेश सिर झुकाकर हवेली से बाहर निकलते हैं और राजू की झोपड़ी की ओर चल देते हैं। रात को जब राजू घर लौटा तो उसकी किताबें जल रही थीं। माँ, ये क्या हो गया? मेरी किताबें किसने जलाया? किसने किया ये सब? बेटा, मैं क्या करती? ठाकुर के आदमी आए थे, बोले कि गरीब का काम मजदूरी करना है, पढ़ाई नहीं। उन्होंने जबरदस्ती तेरी किताबें छीनकर आग में फेंक दी। मैं रोक न सकी बेटा। लेकिन माँ, मेरी तो बस यही तो दौलत थी, यही तो था जो हमें इस दलदल से निकाल सकता था। क्यों जलाया उन्होंने? क्यों नहीं गरीब को सपने देखने देते ये लोग? क्योंकि उन्हें डर है बेटा। वो जानते हैं कि अगर तू पढ़ लिख गया, समझदार बन गया, तो फिर उनकी गुलामी नहीं करेगा। तो क्या अब मैं हार जाऊं? क्या मैं भी उन लोगों की तरह सिर्फ मजदूर बनकर रह जाऊं? अब राजू की सभी किताबें जल चुकी थी। उस रात राजू खूब रोया और सोच रहा था कि अब क्या होगा। राजू ने मेहनत जारी रखी। उसने फिर से नई किताबें खरीदी और दिन में मजदूरी की, रात में पढ़ाई की। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। वह स्कूल पहुंचा, लेकिन तभी ठाकुर के आदमी वहां भी आ गए। ए लड़के, ठाकुर ने कहा है कि तू परीक्षा नहीं देगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं परीक्षा पास करूंगा और तुम्हारे उस ठाकुर को सबक सिखाऊंगा। राजू ने पहली बार डटकर जवाब दिया। गांव के लोग भी राजू के साथ खड़े हो गए। ठाकुर के आदमी डरकर भाग गए। राजू ने परीक्षा दी और पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। अब राजू को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन ठाकुर ने उसकी मां को घर से निकालने की धमकी दी। ए मंगली, मेरा पैसा कब चुकाएगी? या मेरा पैसा दे या तो अपने खेत मेरे नाम कर दे। ठाकुर साहब, बस कुछ ही दिन में मेरा बेटा आपका पूरा पैसा चुका देगा। याद रहे मंगली, अगली बार आऊँगा तो मुझे मेरे पैसे मिलने चाहिए, नहीं तो इस घर से तुम दोनों माँ बेटे को निकाल फेंकूंगा। राजू को गुस्सा आ गया। उसने कलेक्टर ऑफिस जाकर ठाकुर की सारी करतूतें बता दी। कुछ ही दिनों में ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया और गांव के गरीब लोगों को उनका हक मिला। कुछ सालों बाद राजू एक बड़ा अफसर बन गया। जब वह गांव लौटा तो उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। बेटा, अब कोई हमें गरीब नहीं कहेगा। हाँ माँ, अब मैं बड़ा अफसर बन गया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। अब हमारा बुरा वक्त खत्म हो गया। अब गांव में कोई भूखा नहीं था, कोई गरीब अपने हक के लिए नहीं तरस रहा था। राजू की नौकरी शहर में थी, लेकिन उसका मन गांव में ही बसता था। वह देखता था कि अब भी गांव के कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, किसान कर्ज में डूबे रहते और गांव में अस्पताल तक नहीं था। एक दिन वह गांव के चौपाल में पहुंचा। वहां कुछ बूढ़े किसान बैठे हुए थे। गांव वालों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। बेटा, तू तो बड़ा आदमी बन गया, मगर हम लोग तो वैसे के वैसे ही हैं। बेटा, सरकार से कुछ मदद मांगो ताकि हम किसानों को भी कुछ फायदा मिल सके। सरकार से मदद मिलेगी, लेकिन अगर हम खुद मेहनत करेंगे तो और भी जल्दी हालात बदल सकते हैं। तो फिर ठीक है, हम सब मेहनत करेंगे। राजू ने गांव के हर घर में जाकर लोगों को समझाना शुरू किया। उसने गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले। उसने किसानों को नई तकनीकें सीखने के लिए प्रेरित किया और उसने बैंक से लोन लेकर किसानों के लिए एक छोटा सा खाद बीज केंद्र शुरू करवाया। गांव में एक छोटा सा दवाखाना बनवाया। डॉक्टर को हफ्ते में 2 दिन गांव में बुलाने का इंतजाम किया। गांव वालों को यह सब सुनकर अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोग अब भी पीछे हट रहे थे। यह सब आसान नहीं बाबू। ठाकुर जैसे लोग फिर आएंगे और हमें फिर से दबाएंगे।
राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जब तक हम डरते रहेंगे तब तक हमें कोई नहीं बचा सकता। अब वक्त आ गया है कि हम सब अपने हक के लिए खड़े हों। इधर जेल में बंद रघु ठाकुर को जब यह सब पता चला तो उसके तन बदन में आग लग गई। ठाकुर ने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि सरकार की मदद फर्जी है और किसानों को लोन के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। कुछ भोले भाले गांव वाले उसकी बातों में आ गए। एक दिन ठाकुर ने रात में कुछ गुंडों को भेजकर गांव के नए स्कूल को आग लगा दी। जब सुबह राजू वहां पहुंचा तो पूरी इमारत जलकर राख हो चुकी थी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। राजू को गहरा झटका लगा, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ा। अब क्या करेंगे बाबू, हमारा स्कूल तो जल गया। यह ठाकुर की ही करतूत है। ठाकुर हमारा स्कूल जला सकता है लेकिन हमारे सपनों को नहीं। अगर हमने आज हार मान ली तो ये ठाकुर फिर से हम पर ही राज करेगा। हम सब मिलकर फिर से एक नया स्कूल बनाएंगे और इस बार और भी बड़ा स्कूल बनाएंगे। गांव वालों ने पहली बार खुद को मजबूत महसूस किया। उन्होंने खुद के पैसे और मजदूरी से कुछ ही महीनों में स्कूल पहले से भी बड़ा बना लिया। गांव वालों की एकता देखकर ठाकुर डर गया। उसकी साजिशें कामयाब नहीं हो रही थीं। राजू ने ठाकुर के खिलाफ नया केस दर्ज करवाया और इस बार सबूत इतने पक्के थे कि वह दोबारा कभी बाहर नहीं आ सका। गांव में पहली बार सच्ची खुशी आई। किसान खुश थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और महिलाएं भी काम करने लगी थीं। राजू ने अपने गांव को गरीबी से निकालने का सपना पूरा कर दिया था। अब गांव के हर बच्चे के पास किताबें थीं। हर किसान के पास अच्छे बीज और पानी था और हर घर में चूल्हा जल रहा था। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। वे जानते थे कि अब कोई भी उन्हें गरीब नहीं कहेगा। गांव रामपुर में बदलाव की नई सुबह आ चुकी थी। लेकिन जब अच्छाई बढ़ती है तो बुराई भी अपनी आखिरी कोशिश जरूर करती है। राजू ने गांव को गरीबी से निकालने का सपना पूरा किया, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। रघु ठाकुर की मौत के बाद उसका सबसे करीबी आदमी भोला डाकू गांव में लौटा। वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक और निर्दयी था। उसने तय कर लिया था कि वह राजू से बदला लेकर ठाकुर के अपमान का बदला चुकाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, भोला ने अपने गुंडों के साथ राजू के घर पर हमला कर दिया। ओए राजू, तूने हमारे मालिक को खत्म कर दिया। अब तेरा भी वही हाल होगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजू को पहले से अंदाजा था कि दुश्मन उसे मारने की कोशिश करेगा, लेकिन वह डरने वालों में से नहीं था। राजू दरवाजे पर आ गया और बोला, अगर मेरी मौत से गांव वालों का भला होगा तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। भोला ने क्रूर हंसी हंसते हुए राजू पर हमला कर दिया। गांव के लोग जब तक जागकर इकट्ठा होते तब तक राजू खून से लथपथ जमीन पर गिर चुका था। उसकी मां दौड़कर आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजू इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। गांव में मातम छा गया। सब लोग रो रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली खेल अब शुरू हुआ था। राजू के मरने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। भोला डाकू का पहला आदमी रमेश रात में अचानक गायब हो गया। अगले दिन उसकी लाश गांव के तालाब में मिली। दूसरे आदमी रामलाल को किसी ने पेड़ से उल्टा लटका दिया था। वह पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। हर रात किसी न किसी को किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन जब वे मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। गांव के लोग अब डरने लगे थे। एक रात भोला डाकू अपने गुंडों के साथ शराब पी रहा था। अचानक उसकी लालटेन बुझ गई और ठंडी हवा चलने लगी। कौन है बे? कौन छिपकर खेल खेल रहा है?
तभी एक साया उभरा। यह कोई और नहीं बल्कि राजू की आत्मा थी। उसका चेहरा हरा था, आंखों में गहरा गुस्सा था और उसकी आवाज गूंज रही थी। भोला, मैं आ गया भोला, अब तेरा खेल खत्म हुआ भोला। अरे बाप रे, राजू का फूफू भूत, अरे कोई बचाओ, मर गया रे। तूने क्या सोचा था भोला कि मेरी कहानी खत्म हो गई? हा 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 हा, नहीं भोला नहीं। अत्याचारियों के लिए न्याय हमेशा वापस आता है। जा भोला जा, अब तू भी उस ठाकुर के पास जा। ही हा 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 हा। भोला डरकर पीछे हटा। राजू की आत्मा ने हवा में हाथ घुमाया और भोला के सारे गुंडे जमीन पर गिर पड़े। गांव में अब एक अजीब सा माहौल बन चुका था। कोई कहता कि राजू वापस आ गया है, तो कोई कहता कि ये बस एक अफवाह है। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा शिवनाथ ने गांव के चौपाल में सबको इकट्ठा किया। बेटा, राजू की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसके हत्यारों को सजा मिलेगी। गांव वालों ने फैसला किया कि वे अब चुप नहीं रहेंगे। अगली सुबह सब लोग लाठी डंडे लेकर भोला के अड्डे पर पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। भोला डाकू की लाश एक पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी और दीवार पर खून से लिखा था, अन्याय करने वालों की यही सजा है। गांव में ये देखकर सन्नाटा छा गया। सबको समझ में आ गया राजू की आत्मा को शांति मिल गई है। अब गांव में शांति लौट आई थी। राजू की माँ ने उसकी समाधि बनवाई और हर साल वहां दीप जलाए जाने लगे। गांव वालों ने कसम खाई कि वे राजू के दिखाए रास्ते पर ही चलेंगे और इस तरह राजू मरकर भी अमर हो गया।